Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 1 आज आपके लिए लेकर आया हूं। अब आप सोचोगे कि यार टेस्ट नंबर 1 कैसे है। तो साथियों, कल भी एक मैंने टेस्ट डाला था, लेकिन वो आरबीएससी की 11वीं की किताब से था और ये आरबीएससी की 12वीं की किताब से है। तो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, 11वीं की अलग, 12वीं की अलग, फिर एनसीईआरटी की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें भी 11वीं की भी अलग, 12वीं की भी अलग। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन नए पैटर्न के अनुसार बिल्कुल न्यू प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। सभी को पता है 125 दिन ही शेष है, तो आप समय के महत्व को समझ सकते हैं, बाकी बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 20 क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी। व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविधालिता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बली-यूलर, क्रेपलिन, मोरेल और फ्रायड। तो साथियों, व्यक्तित्व के विभाजन के लिए जो मनोविधालिता है इसका सबसे पहले प्रयोग बली-यूलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? बली-यूलर के द्वारा। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। सुबह 9 बजे, कितने बजे? सुबह 9 बजे हिंदी का टेस्ट आ रहा है आपके, जिसमें ग्रामर और विद्या दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप 9 बजे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 2, दूसरा क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक का संबंध किस मानसिक विकृति से है? विषाद, दुश्चिंता, व्यक्तित्व विकृति और मानसिक मंदता। तो साथियों, संज्ञानात्मक का संबंध आपके विषाद से माना जाता है। किससे माना जाता है? विषाद से। प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 आपके तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? मनोविधालिता, उत्साह, विषाद, मनोविकृति, भ्रमाशक्ति और मानसिक मंदन। मित्रों, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आप समझ भी नहीं पाओगे इन प्रश्नों को, एग्जाम के दबाव के कारण। देखिए, भावात्मक रोग कहा जाता है मनोविधालिता, भ्रमाशक्ति, मानसिक मंदन को नहीं, बल्कि उत्साह, विषाद, मनोविकृति को ही भावात्मक रोग कहा जाएगा साथियों। अतः आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा तीसरे क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 4, मनोव्याधिकी शब्द का अर्थ है मन का रोग, देह का रोग, मांसपेशियों का रोग और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मनोव्याधिकी का मतलब होता है, व्याधि मतलब होता है रोग, तो मनो मतलब मन का, ये मन का रोग ही मनोव्याधिकी कहलाता है। मन का रोग ही क्या कहलाता है मित्रों? मनोव्याधिकी। अतः आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे, सकारात्मक दबाव को कहते हैं स्ट्रेस, यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस और स दोनों। तो साथियों, सकारात्मक दबाव को स्ट्रेस तो आप कह नहीं सकते हो, तो ये तो गलत हो गया। डिस्ट्रेस भी इसको नहीं कहा जाता है, तो ब और से भी गलत हो गया, मतलब इसको यूस्ट्रेस कहा जाता है। व्यक्ति के ऊपर जब सकारात्मक दबाव डालेंगे तो उसको अन्य किस नाम से जाना जाएगा मित्रों? यूस्ट्रेस के नाम से। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दबाव का प्रभाव व्यक्ति के किस पक्ष पर पड़ता है? संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक और उपरोक्त सभी। तो मित्रों, व्यक्ति के ऊपर जब दबाव आता है तो उसका जो प्रभाव है वो संज्ञानात्मक पर भी पड़ता है, संवेगात्मक पक्ष पर भी पड़ता है, व्यवहारात्मक पर भी पड़ता है। अतः आपका चौथा विकल्प उपरोक्त सभी ये सही रहेगा प्रश्न 6 में। उपरोक्त सभी क्लियर है ये भी सभी के साथियों। मतलब जैसे कोई सा भी दबाव हो सकता है, तो संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक ये सभी पक्ष उससे प्रभावित जरूर होंगे साथियों, इसलिए चौथा विकल्प सही रहेगा। मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7,
7वां क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्तियों के मनोविज्ञान को कहा जाता है सामान्य, दिक, जरा और नैदानिक। तो मित्रों, जो वृद्ध व्यक्ति है, जिसमें वह मनोविज्ञान की शाखा जिसमें वृद्ध व्यक्तियों के ऊपर अध्ययन ज़्यादा किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, उसको कहते हैं जरा मनोविज्ञान। क्या कहते हैं उसे? जरा मनोविज्ञान। जरा मनोविज्ञान के नाम से उसको जाना जाता है। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। ज़्यादा टाइम लेता नहीं हूँ, प्रश्न अच्छे रहेंगे लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। जब कुछ अजनबी व्यक्ति किसी चौराहे पर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए समूह बना ले तो यह किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? प्राथमिक, आकस्मिक, प्रयोजनात्मक, एकांतात्मक। तो एकांतात्मक तो होगा नहीं, एकांत में थोड़ी बन रहा है ये मित्रों। इसको प्राथमिक भी नहीं कहेंगे, इसको प्रयोजनात्मक भी नहीं कहेंगे, बल्कि इसको कहेंगे आकस्मिक। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है किसी चौराहे पर। अब आप उस व्यक्ति को पहचानते नहीं है, फिर भी आपने 10-12 लोग इकट्ठे हो गए कि हाँ भाई एम्बुलेंस की कॉल कीजिए, उसको बुलाइए, एम्बुलेंस आती है। कुछ लोग ये जो सहायता कर रहे हैं, तो फिर वो जो समूह बन रहा है वो है आकस्मिक समूह। कौन सा समूह है साथियों? आकस्मिक। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 8 में, क्योंकि अचानक ही ऐसी दुर्घटनाओं में ऐसे समूह बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, मनोवृत्ति के घटक होते हैं 5, 2, 1, 3। तो राइट आंसर बताइए, मनोवृत्ति के घटक कितने होते हैं साथियों? 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको। देखिए, मनोवृत्ति के 3 घटक माने गए हैं। कितने घटक माने गए साथियों? 3 घटक। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। याद रखना है सभी को अच्छी तरह से, मनोवृत्ति के 3 ही घटक होते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति होती है अभिवृत्ति, असमायोजन, सामाजिक दूरी और विभेद। पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह का मतलब होता है आपके पूर्व की सोच, उसको आप व्यवहारिक रूप से अभिव्यक्त करते हो, तो इसको कहते हैं विभेद करना। क्या कहते हैं साथियों? विभेद करना कहा जाता है इसको। आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखेंगे। एप पल्स का संबंध किस चिकित्सा विधि से है? गेस्टाल्ट चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, लोगो चिकित्सा। तो मित्रों, एप पल्स का संबंध होता है गेस्टाल्ट चिकित्सा से। कौन सी चिकित्सा से होता है? गेस्टाल्ट चिकित्सा से, जिसमें साथियों सूझ को विकसित किया जाता है। तो प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 11 में। एप पल्स का संबंध गेस्टाल्ट चिकित्सा से ही होता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन मित्रों, 12वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण, रोर्शा परीक्षण और प्रेक्षण। बताए राइट आंसर। देखिए, व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, तो साथियों साक्षात्कार भी व्यवहारात्मक विश्लेषण है, स्थिति परक परीक्षण भी व्यवहारात्मक है और प्रेक्षण भी व्यवहारात्मक है। लेकिन मित्रों, रोर्शा परीक्षण व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि न होकर एक प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आ जाएगी, जिसमें अचेतन मन के अध्ययन के आधार पर अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो रोर्शा क्षय दबा परीक्षण है वो व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, बल्कि प्रक्षेपी है। तो इसलिए साथियों तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 12 में। क्लियर है ये प्रश्न सभी के? नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। रोर्शा क्षय दबा परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका आंसर तो मैं अभी बता चुका हूं। व्यवहारात्मक, प्रक्षेपी, स्व प्रतिवेदन मापक और स्थिति परक परीक्षण। तो मित्रों, जो रोर्शा क्षय दबा परीक्षण है ये एक प्रक्षेपी तकनीक है। कौन सी तकनीक है? प्रक्षेपी, जिसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मैंने अभी इसका आंसर बताया था आपको कुछ समय पहले ही। तो मित्रों दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा इसमें प्रश्न 13 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व का स्व प्रतिवेदन मापक है। वो विधि बतानी है जो स्व प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत आ जाती है। रोडशे परीक्षण, टीएटी, सीएटी और एमएमपीआई। तो साथियों जो रोडशे परीक्षण है, जो टीएटी है, जो सीएटी है, ये तो प्रक्षेपी तकनीकें कहलाती है। कौन सी है ये? प्रक्षेपी। एमएमपीआई आपके स्व प्रतिवेदन मापक में आती है साथियों। इसलिए एमएमपीआई वाला जो उदाहरण है चौथा, वो आपका सही आंसर है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15 है, ऐसे व्यक्ति जो मजबूत पेशीय शरीर वाले, ऊर्जावान एवं साहसी होते हैं कहलाते हैं। गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक और सभी। तो साथियों देखिए, जो गोलाकृतिक होते हैं वो तो गोल मटोल होते हैं, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं। जो लंबाकृतिक है, ये लंबाई में मतलब ये अधिक लंबे होते हैं। लेकिन जो आयताकृतिक साथियों, वो मजबूत पेशीय शरीर वाले होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं। तो साथियों इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा, आयताकृतिक, न कि सभी वाला तो बिल्कुल गलत है। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के साथियों? प्रश्न 15 में दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? सेलोबी एवं मेयर, गिलफोर्ड एवं स्पीयरमैन, सीमेन एवं बिनेट और केटल एवं गार्डनर। तो साथियों सांवेगिक बुद्धि में किसका नाम चलता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 3 व्यक्ति है, जिसमें 2 तो है सेलोबी एवं मेयर और एक है डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन। साथियों प्रतिपादन तो सेलोबी एवं मेयर के द्वारा किया गया, लेकिन डेनियल गोलमैन ने इस बुद्धि को सर्वाधिक रूप से प्रसिद्ध किया। मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने ही दिलाई सांवेगिक बुद्धि को। इसलिए डेनियल गोलमैन को इसका जनक भी कहा जाता है। किसका जनक? सांवेगिक बुद्धि का जनक भी कहा जाता है। और प्रतिपादन की पूछे तो सेलोबी एवं मेयर। मित्रों इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत सर्वप्रथम कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में हुई थी। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है 80, 90, 100, 120। तो साथियों 80, 90, 100, 120। देखिए एक जो सामान्य व्यक्ति है इसकी बुद्धि लब्धि लगभग 100 होती है। 120 में तो फिर वो सामान्य नहीं रहेगा, और 90 और 80 में भी वो सामान्य नहीं रहेगा साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस में भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने एवं उनमें विभेद करने की क्षमता रखता है। शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता, शब्दों के बोध की क्षमता और सभी। तो मित्रों व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत सेल्फ जो बुद्धि होती है, इसमें जो व्यक्ति है वो भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने और उनमें विभेद करने की क्षमता रखता है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 19 में। और एक और क्वेश्चन है साथियों, 20 क्वेश्चन टोटल है, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले। अगर आप एग्जाम तक वाकई ऐसे वीडियो चाहते हैं तो लाइक शेयर करना नहीं भूले, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें जरूर। में सुबह 9 बजे टेस्ट आ रहा है हिंदी का, उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। प्रश्न 20, सांकेतिक, आकृतिक, शाब्दिक जैसे शब्द गिलफोर्ड किन पदों में आते हैं? गिलफोर्ड के विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद और सभी। तो साथियों सांकेतिक, आकृतिक, शाब्दिक ये तो विषय वस्तु होती है। क्या होती है ये? विषय वस्तु। प्रथम विकल्प सही है आपका प्रश्न 20 में। तो मित्रों आज के 20 क्वेश्चन थे, जरूर कमेंट करके बताइए कैसे लगे क्वेश्चन,
और डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट करें। वैसे आरबीएससी की बुक्स में अच्छी तरह से देख करके विश्लेषण के आधार पर मैं ये प्रश्न बनाता हूँ। कल आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ जाएंगे 11th के, फिर एनसीईआरटी 12th, ऐसे ही रोड डेली आपको जैसे विज्ञप्ति आएगी फिर 5 टेस्ट आएंगे आपके रोजाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।